हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे 20th लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो पिछली बार हमने प्लानिंग को थोड़ा डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन और दो प्लान्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम सेकंड ईयर प्लान को ही जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी, अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी, तो ये क्या थी। देखिए, फ्रॉम बिगनिंग जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ज़्यादा जो थे टिल्टेड, इंडिया पहले से ही मिक्सड इकोनॉमी थी। ठीक है। मतलब मिक्सड इकोनॉमी इन द सेंस कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी था, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन थी, उनको भी परमिशन थी टू सेटअप इंडस्ट्रीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। तो उसके बाद गवर्नमेंट का भी रोल था इन द डेवलपमेंट, लेकिन ज़्यादा रोल किस में था, ज़्यादा टिल्टेड था टुवर्ड्स द सोशलिस्टिक मॉडल, राइट। सोशलिस्टिक लाइन्स की तरफ ज़्यादा टिल्ट था इंडिया का। तो इंडिया वॉज मिक्सड इकोनॉमी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बट लेकिन ज़्यादा रोल किसका था, पहले सोशलिस्टिक एलिमेंट ज़्यादा थी इंडियन इकोनॉमी में। लेटर ऑन जो है लिबरलाइजेशन के बाद आफ्टर 1991, अगर आप देखोगे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, तो तब जो इंडिया ने टिल्ट किया टुवर्ड्स द कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो इसके बाद जो है, देखिए, अगर हम अब बात करें, देखिए, जो ये आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक मॉडल जो है, इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ दोज कार्ल मार्क्स लेनिन। ठीक है। वो जब आए थे तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आई थी, दैट वाज कॉल्ड द सोशलिस्टिक मॉडल। तो ये अपोज किसके था, इट वाज अपोज टू द दैट कैपिटलिस्टिक मॉडल। ठीक है। तो ये लिबरलिज्म के खिलाफ था। लिबरलिज्म मतलब जहाँ पे जो है, लिबरलिज्म में ये था कि मार्केट कंडीशंस को फ्री छोड़ दिया जाए, मार्केट फ्रीली ऑपरेट करना चाहिए, ताकि मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाए मार्केट की। तो उसके जो अगेंस्ट था, उसकी कॉन्फ्लिक्ट में कौन था, दैट वाज द सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, हाँ, अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, एक तो पिछली बार हमने पढ़ा था, इट वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। तो महालनोबिस कौन थे, पीसी महालनोबिस। तो उनका जो थे एक स्टैटिस्टिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। तो उनके आइडियाज़ पे बेस्ड था दिस सेकंड 5 ईयर प्लान। तो उन्होंने एक टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसमें कॉन्सेप्ट दिया था। व्हाट इज टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ऊपर रहेंगी सबसे जो है बिगर इंडस्ट्रीज। ठीक है। मतलब जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है। ठीक है। नाउ देन उसके बाद फिर अगर आप इसमें देखोगे टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, उस सबसे पहले जो आएगा लार्जर इंडस्ट्रीज। ठीक है। लार्जर इंडस्ट्रीज। ठीक है। इंडस्ट्रीज। नाउ देन सेकंड थिंग क्या आएगा इसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। स्मॉल स्केल, राइट। नाउ देन थर्ड जो आएगा, इसी तरह फिर आएंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो ये था टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इसमें जो मेजर रोल था, रेगुलेशन जो था, जो ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा था, वो गवर्नमेंट कर रहा था, क्योंकि ये सोशलिस्टिक लाइन्स पे या सोशलिस्टिक मॉडल पे इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। तो इसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने जो है इंडिया में इसको क्रिटिसाइज भी किया कि ये मॉडल नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि देखिए सोशलिस्टिक मॉडल में आपको पता होगा कि इसमें वेलफेयर ओरिएंटेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। वेलफेयर ओरिएंटेशन, सोशलिस्टिक मॉडल ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेशन, मतलब सोशल जस्टिस, बाकी पॉवर्टी को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है। तो इसीलिए सोशलिस्टिक मॉडल का मतलब है कि गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज को ओन करे, ज़्यादा गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करे, ताकि जो मतलब सबका वेलफेयर हो जाए। यू कैन कॉल इट एज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है। वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, तो ये सोशलिस्टिक मॉडल का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। लेकिन जो ये था फिर दिस सेकंड 5 ईयर प्लान तो इन्हीं लाइन्स पे बेस्ड था। तो कुछ इकोनॉमिक्स का क्रिटिसिज्म ये था कि जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है उसमें एफिशिएंसी बढ़ गई होती इंडिया की। लेकिन कुछ ने ये भी कहा, इसको सपोर्ट किया है कि मतलब इंडिया में तब पॉवर्टी थी, इंडिया तब मतलब सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं था। अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, तो राइस भी आज आपको पता होगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। बट एट दैट टाइम क्या था कि इंडिया को राइस भी इंपोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम यूएसए। ठीक है। यूएसए। तो उस यूएसए से राइस इंपोर्ट करना था, एक स्कीम थी PL 480। ठीक है। PL 480, जिस स्कीम के अंडर इंडिया इंपोर्ट करती थी राइस फ्रॉम द यूएसए इन द बिगनिंग। तो उसमें भी सेल्फ सफिशिएंट इंडिया नहीं था। तो इसीलिए तब कुछ कहते हैं कि नहीं, तब की कंडीशंस को अगर देखें तो सोशलिस्टिक मॉडल बेटर था। ठीक है। तो टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें मतलब मेगा इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, देन स्मॉल स्केल एटसेट्रा, तो प्राइवेट का भी रोल रहेगा लेकिन कम था। ठीक है। नाउ देन इसमें जो ग्रोथ थी 3.9% अगेंस्ट 4.5%। 4.5% टारगेट था कि ग्रोथ इतनी इंक्रीज होगी, मतलब ग्रोथ सिंपली जीडीपी इतना इंक्रीज होगा, बट कितना अचीव किया, ओनली 3.9%। ठीक है। तो देन
उसके बाद आते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये चला था फ्रॉम 61 टू 66, ठीक है। इसको हम आल्सो कहते हैं गाडगिल योजना, ठीक है, गाडगिल योजना। तो इसमें लार्जर थ्रस्ट जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन हाँ इस प्लान में आपको याद रखना होगा थर्ड 5 ईयर प्लान में कि वॉर हुआ था इंडिया का विद चाइना एंड द पाकिस्तान इन 1961। आपको पता होगा दैट कि 1962 में इंडिया का वॉर हुआ था विद चाइना ऑन द लद्दाख साइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादा ठीक रिलेशन नहीं था, उसके साथ भी क्राइसिस था, उसके साथ भी वॉर हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लान में क्या आया फिर, प्लान हॉलीडे। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान इंडिया ने अडॉप्ट की। तो प्लान हॉलीडे मैंने आपको बोला जब क्राइसिस उठता है, वॉर या कोई और फिनेंशियल क्राइसिस एटसेट्रा, तो उसमें कंट्री क्या लेती है, प्लान हॉलीडे। मतलब 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करती है विद द एनुअल प्लान्स। मतलब छोटे टारगेट्स बनाती है तो उन्हीं को अचीव करती है। क्योंकि वाई, बिकॉज की जो फंड्स होते हैं बजट में वो डाइवर्ट होते हैं टुवर्ड्स द वॉर, टुवर्ड्स द दैट अनयूजुअल सिचुएशन, जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस एटसेट्रा आ गया तो फंड्स को डाइवर्ट किया जाता है टुवर्ड्स अदर गोल्स। तो इसीलिए फंड्स की कमी होने की वजह से प्लान हॉलीडे इंडिया ने लिया था, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे कब से चला था, 66 टू 69। तो इसमें आपको पता होगा ड्यूरिंग दिस थर्ड 5 ईयर प्लान, ड्यूरिंग दिस प्लान हॉलीडे, इसी में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजर 2 क्रॉप्स आप याद रखोगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मतलब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, एक तो आया था इन राइस एंड वीट, ठीक है, वीट, राइस और वीट में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि देखिए राइस और वीट, इसमें क्या हुआ था, एक तो यूज़ हुआ था पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा, ठीक है, उनका यूज़। तो उसके बाद और क्या हुआ था इसमें, यूज़ दैट हाई यील्डिंग वेराइटीज़, HYV, ठीक है, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जिनका यील्ड बहुत ज़्यादा था। तो इसको मतलब पहले जो इनिशिएट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को, ये पहले इनिशिएट हुआ था इन मैक्सिको में पहले इनिशिएट किया गया था बाय नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में इनिशिएट किया था, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया में इसको इनिशिएट किसने किया, ही वॉज द स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन जो है उन्होंने इसको उन्होंने इस ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया था इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे आप 2 नाम याद रखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। तो किसने इनिशिएट किया था फर्स्ट, मैक्सिको में किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग, एन बोरलॉग, राइट। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, राइट। नाउ देन इंडिया में अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया देखोगे तो इट वाज स्वामीनाथन, राइट, स्वामीनाथन, ओके। सो देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 2 नाम यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो पहले जो 2 क्रॉप्स इंडिया में जो इसमें इसके अंडर जिनको रेज किया गया था, राइस एंड वीट, ठीक है, राइस एंड वीट। तो दोनों में ज़्यादा काफ़ी प्रोडक्शन हो गई, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया, राइस में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और वीट में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है करंटली, ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द दिस ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो सिंपली उसके बाद जो पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन है जैसे पंजाब में इनिशिएट किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसी तरह आंध्र प्रदेश, यू कैन से तमिलनाडु, ठीक है, इन एरियाज़ में इसको इनिशिएट किया गया था। उसके बाद बाकी एरिया जैसे वेस्ट बंगाल एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, ओके। नाउ उसके बाद जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान, ओके। तो ये चला था फ्रॉम 69 टू 74। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी विद प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो इसमें ग्रोथ का तो प्लान था ही कि ग्रोथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इसी तरह सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी हमें बढ़ानी है। तो इसी तरह जो है फिर सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा ये फोकस किया गया था। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब दैट कि इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं बाहर से, तो उसको रिप्लेस करें बाई द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस स्पेशली इन डिफेंस, ठीक है, सेल्फ डिफेंस। देखिए अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑलरेडी जो वॉर हुआ था ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ डिफेंस जो है, डिफेंस पे ज़्यादा उसको मतलब उस पर डाइवर्ट फंड्स किए गए, ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ओके। नाउ देन उसके बाद हम आते हैं, सॉरी दिस वाज द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे, ओके। तो ये चला था फ्रॉम 74 टू 79, ठीक है। तो इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी पे ज़्यादा थ्रस्ट आया था कि पॉवर्टी को रिमूव करना है। तो इसको लॉन्च किया था DD दर,
ठीक है। तो इसमें जो टॉप प्रायोरिटी थी दैट वाज टू एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री एंड माइनस। तो इसमें ज़्यादा जो प्रायोरिटी किसको दी गई, एग्रीकल्चर को, देन इंडस्ट्री एंड माइनस। इंडस्ट्रीज और माइनस से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल इनकम एटसेट्रा उस पर ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया था इन दिस 5th 5 year प्लान। ओके, नाउ देन ग्रोथ टारगेट ऑफ इसमें 5.5% था, लेकिन अचीव हुआ था 4.4%। ठीक है, तो इसमें आप याद रखोगे, देखिए एक नोट यहाँ पे मैंने जो ब्रॉड में लिखा है 78 to 80। ठीक है, इसमें रोलिंग प्लान इनिशिएट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने, जनता गवर्नमेंट ने। तो जनता गवर्नमेंट आपको पता होगा 1978 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो उसमें भी क्राइसिस था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो फिर वो जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड हुआ तो फिर जनता पार्टी आ गई थी इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने इनिशिएट किया था, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था इस 5th year 5 प्लान को, और 78 to 80 पहला उन्होंने वो लाया रोलिंग प्लान। ठीक है, तो रोलिंग प्लान का क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, ये आया था इन टीचर एग्जाम। ठीक है, इन 2017। तो रोलिंग प्लान में आप याद रखोगे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि अगर बीच में लगे कि प्लान में ये इसमें कोई सेक्टर जो है इंक्लूड करना है या कोई काम करना है या किसी और पे फंड्स करने डाइवर्ट करने हैं तो कर सकते हैं। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि फंड्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है या किसी ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, ऑन मिड टर्म रिवाइव बेसिस, मतलब हर साल प्लान को रिव्यू करेंगे कि क्या ये ठीक काम कर रहा है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो पहले लाया था 1978 to 80 आया था ड्यूरिंग द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ओके, नाउ देन 6th 5th year प्लान, तो इसमें क्या था, देखिए 80 to 85 चला था। ठीक है, इसमें वेलफेयर ओरिएंटेशन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन पे ज़्यादा था, मतलब वेलफेयर ओरिएंटेशन आपको पता ही होगा, सोशल जस्टिस एटसेट्रा, तो उस पर थ्रस्ट था। ये चला था ड्यूरिंग 1980 to 85। ओके, तो इसमें जो स्लोगन आया था, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था अंडर मिस इंदिरा गांधी जो थी तब की प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये स्लोगन दिया था। तो ये आप याद रखोगे, ये 6th 5 year प्लान में पॉवर्टी एलिवेशन, तो इसमें कौन सा स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, किसने दिया था, इंदिरा गांधी, ड्यूरिंग 5th 5 year प्लान। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है, सारी स्कीम्स जो इसमें हैं दे वर सब्ज्यूम्ड अंडर वन स्कीम नोन एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सारी जो स्कीम्स तब तक काम कर रही थी, जैसे मतलब एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कीम थी या फूड के लिए कोई स्कीम थी, हेल्थ के लिए कोई स्कीम थी, उन सबको मर्ज किया गया अंडर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ड्यूरिंग दिस 6th 5 year प्लान। ओके, नाउ इसका और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, फर्स्ट प्लान टू फोकस ऑन जेंडर इशूज, वुमेन एम्पावरमेंट एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़। तो पहला प्लान था जिसने जेंडर इशूज, वुमेन एम्पावरमेंट और ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ जो क्रिएट हो रही थी सोसाइटी में, उनको एड्रेस किया। तो इनइक्वालिटीज़ आपको पता होगा जब मतलब बेनिफिट जो है इक्वली शेयर ना हो सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज़। तो इसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी देख लेंगे। ओके, नाउ उसके बाद जो आता है हमारा हाँ, इसी का और कंटिन्यू करते हुए इसने टॉप प्रायोरिटी दिया टू मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ज़्यादा थ्रस्ट जो इस प्लान में था किस पे था, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज पे था। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे भी इसने थ्रस्ट दिया। तो इस प्लान में अगर आप देखोगे वेरियस स्टील प्लांट्स जैसे दुर्गापुर, भिलाई या रूरकेला, ठीक है, तो रूरकेला ऐसे ऐसे प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। रूरकेला प्लांट विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा प्लान था हमारा, दिस इज 6th 5 year प्लान। ठीक है, तो 6th 5 year प्लान के ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, वेलफेयर ओरिएंटेशन, ठीक है, गरीबी हटाओ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सिमिलरली जेंडर इशूज इसमें एड्रेस हुए थे। मिनरल्स और इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस था, तो ये दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला प्लांट इसमें एस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, इस प्लान में। नाउ देन इंडिकेटिव प्लानिंग। नाउ इंडिकेटिव प्लानिंग आपको पता होगा प्लान 7 ऑनवर्ड्स। तो P1 to P6 मैंने आपको बोला था ये कौन थी, डायरेक्टेड प्लानिंग। डायरेक्टेड प्लानिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टेड प्लानिंग मैंने आपको बोला था इसमें ज़्यादा रोल किसका था, डायरेक्टेड प्लानिंग में गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल था, मच रोल था गवर्नमेंट का। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल, मतलब गवर्नमेंट ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, सोशलिस्टिक लाइन्स पे ज़्यादा टिल्ट था फ्रॉम प्लान 1 to प्लान 6। लेकिन प्लान 7 के बाद जो है इसमें जो है ये इंडिकेटिव प्लानिंग बन गई। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब था कि मतलब हम धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट के अंडर खाली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स रखेंगे, लेकिन इसमें क्या था कि हम गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम करेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो करे। तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो क्यों करे, ताकि मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। तो जैसे आप देखोगे मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो ज़्यादा एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है डायरेक्टेड प्लानिंग फ्रॉम प्लान P1 to P6, इंडिकेटिव प्लानिंग प्लान 7 ऑनवर्ड्स आई थी। तो इंडिकेटिव प्लानिंग
का मतलब है कि मतलब ज़्यादा जो रोल है अब गवर्नमेंट को रिप्लेस करेगी ज़्यादा सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट अपनी शेयर्स धीरे धीरे कम करेगी इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, ताकि मतलब उनमें एफिशिएंसी बढ़ जाए, ओके। तो ये था इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। तो प्लान 7 में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, लार्जर एग्रीकल्चर सेक्टर ओरिएंटेशन। इसमें ये था कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ओरिएंटेशन था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सीटीडी डिक्लाइन इन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉलिंग टू बिलो 50%। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका था ये कि मतलब हम जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इन वेरियस सेक्टर्स, उसको हम बिलो 50% लाएंगे, ठीक है। मतलब देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए कोई ये है बैंक्स, ठीक है, बैंक्स। तो जूनिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बैंक्स को क्या किया गया था, नेशनलाइज, ठीक है, नेशनलाइज मतलब जो भी प्राइवेट बैंक्स थे उनको भी गवर्नमेंट ने उनको भी गवर्नमेंट ने खरीदा, क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक्स ने तब इनएफिशिएंटली काम किया था, वो चले नहीं थे, वो बैंकरप्ट हो गए थे। लेकिन जो फिर इंडिकेटिव प्लानिंग, अगर आप डायरेक्टेड प्लानिंग देखोगे तो मतलब ये जो फिर बैंक्स को अगर नेशनलाइज किया गया था तो दैट इज डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का तरफ ज़्यादा टिल्ट है। तो अगर आप इसको अब रिप्लेस करोगे बाय इंडिकेटिव प्लानिंग, तो मतलब अब गवर्नमेंट अपनी शेयर्स वापस खरीदेगी इन बैंक से, ताकि ये प्राइवेटाइज हो जाए, ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो ये होगा फिर डायरेक्टिव प्लानिंग। तो ये है इंडिकेटिव और डायरेक्टिव प्लानिंग। तो इसमें जो ज़्यादा रोल था अब किसका, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करनी है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर है, एग्जाम्पल ले लीजिए बैंक्स की, ठीक है, बैंक्स की, मतलब अगर इसमें 50% मान लीजिए 60% शेयर्स दे बैंक के, तो इनका ये था कि इनको हम रिड्यूस कर देंगे। तो मतलब बिलो 50% गवर्नमेंट अपने शेयर्स कर देगी इन बैंक्स। तो ज़्यादा शेयर्स कौन इसमें खरीदेगी, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ताकि मतलब इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। इसी तरह बाकी सेक्टर्स में भी, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब जैसे कम्युनिकेशन का आपको पता होगा, पहले जो था बीएसएनएल ओनली जो थी, एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी थी, बट आज अगर आप देखोगे तो उसको भी रिप्लेस किया है प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है। आज अगर आप बीएसएनएल की हालत देखोगे, आप खुद देख सकते हो, मतलब पिछली बार क्या था कि ऑफिस जो, मैं एक बार ऑफिस गया था वहाँ बीएसएनएल ऑफिस, तो पहले जो था 2003-4 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो सिम कार्ड एक्स्ट्रा बेचते थे। लेकिन आज बीएसएनएल में देखिए वहाँ पे उन्होंने जो है एम्प्लॉयज़ को भी अब निकाल दिया है, ठीक है, अर्ली रिटायरमेंट। तो मतलब ये होती है फिर पब्लिक सेक्टर की हालत, ठीक है। तो एफिशिएंट हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वेलफेयर अगर हम देखें तो ज़्यादा किस में होता है, प्राइवेट सोशलिस्टिक सेक्टर में, ओके। नाउ तो इसमें क्या था, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा कि मतलब जो ये है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम करेंगे, मतलब उसको बिलो 50% कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स बहुत सारे सेक्टर्स में उनको हम बिलो 50% कर देंगे। तो इसमें हाईएस्ट एवर एग्रीकल्चरल ग्रोथ आई थी 10.4% अगेंस्ट प्रीवियस प्लान 3.8%, मतलब जो प्रीवियस प्लान था उसमें 3.8% ग्रोथ आई थी, ठीक है। लेकिन प्लान 7 में क्या आया था, 10.4% ग्रोथ आई थी इन एग्रीकल्चर। लेकिन इसका थोड़ा एक रीज़न था, क्योंकि मतलब देखिए प्रीवियस प्लान जो है उसमें बेस इफेक्ट लो था, मतलब 3.8% था, इसीलिए यहाँ पे 10.4% आया, ठीक है। मतलब जब आप बेस ईयर की ग्रोथ अगर बहुत कम होगी तो फिर जो उससे आगे वाला ग्रोथ है उसमें फिर बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लेकिन इसमें जो है फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, इसीलिए यहाँ पे 10.4% आ गया। तो ये आप देख सकते हो, इसमें बेस इफेक्ट भी था, मतलब मान लीजिए कोविड-19 है तो इससे अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत डिप हो जाएगी, लेकिन अगले साल जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू द कोविड-19 ईयर। तो इसका मतलब ये नहीं कि रियल ग्रोथ इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब कि वो ड्यू टू लो बेस इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर नहीं रहा था, इसीलिए वो जो हमारी ग्रोथ निकली थी अगले साल वो बहुत ज़्यादा निकली, ठीक है, बिकॉज बेस इफेक्ट नॉर्मल नहीं था, ठीक है, जस्ट लाइक कोविड-19, ओके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2021 को लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए इट इज़ द कोविड हिट ईयर, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी 5.3 लाख टन्स, ओके, 3 लाख टन्स कुछ भी मान लीजिए, और अब मान लीजिए 2022 आ गए, तो ये है नॉर्मल ईयर, ये है एबनॉर्मल ईयर 2021। तो इसमें आपकी प्रोडक्शन मान लीजिए 6.3, मान लीजिए 10.3 लाख हेक्टेयर्स हुई थी, लेकिन ये ग्रोथ जो है 22 की इट विल बी, ये बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2021। लेकिन इसमें क्या हुआ, दरअसल ये ड्यू टू बेस इफेक्ट हुआ, क्योंकि देखिए 2021 एबनॉर्मल ईयर था, इसीलिए 2022 में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, अदरवाइज उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, नॉर्मल ही थी। वाई, बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि बेस इफेक्ट में एबनॉर्मल कंडीशंस थी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाई थी, ओके। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ देन इसमें जो है पहले इसमें बैलेंसेस ऑफ
पेमेंट क्राइसिस इसमें आया था, ठीक है, इस प्लान में, इफ़ यू सी, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मतलब जब इंपोर्ट्स कंट्री ज़्यादा करेगी देन द एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे और इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे कंट्री की, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है इंपोर्ट्स आउटस्ट्रिपिंग एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट ज़्यादा है कंट्री के देन द एक्सपोर्ट्स, मतलब प्रोडक्शन कम है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है। तो वो इस सेवन्थ प्लान में आई थी। तो इससे क्या हुआ था फिर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या हुआ था फिर, इंडिया ने बहुत ज़्यादा लोन किया था ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो था, इसलिए 1992 दूसरी प्लान हॉलीडे ली गवर्नमेंट ने, ठीक है, फ्रॉम 1990 टू 92 में दूसरी प्लान हॉलीडे इंडिया ने अडॉप्ट की, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा हुए थे देन द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो है जवाहर रोजगार योजना इसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है, सेवन्थ 5 ईयर प्लान में। नो, एट्थ 5 ईयर प्लान कब से चला था, 1992 टू 97, ठीक है। तो इसमें क्या था ऑब्जेक्टिव, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, ठीक है, मतलब जो इंडिया है फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए, मतलब इंपोर्ट नहीं करना चाहिए राइस वीट एटसेट्रा, ठीक है। तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा जो था वो ऑब्जेक्टिव भी था, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो एनर्जी में जैसे न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है, थर्मल एनर्जी, उन पे थ्रस्ट था, ओके। नाउ देन उसके बाद जो देखेंगे, फर्स्ट प्लान टू हैव एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। तो ये प्लान जो था 8th 5 ईयर प्लान, पहला ऐसा प्लान था जिसमें इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, ठीक है, वो आया था, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन किस प्लान में आया था, 8th 5 ईयर प्लान, ओके। नाउ देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, अप टू 55%, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव जो था इंडिकेटिव प्लानिंग का, ठीक है, कि हमें ज़्यादा शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना है, तो 55% इंक्रीज हुआ था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रोल था किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने रोल, मतलब गवर्नमेंट का रोल कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हुआ, मतलब अगर आप मान लीजिए ये यहाँ पे गैस, ठीक है, गैस का सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फिर आफ्टर दिस इन 8th 5 ईयर प्लान, इसमें जो है 55% शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर के पास चले गए, और जो बाकी रिमेनिंग शेयर्स है 45% वो गवर्नमेंट तक रह गए, ठीक है। तो ये था इसमें, ओके। नाउ इसमें ज़्यादा रोल किन किन में जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी प्राइवेट की, वो थी माइनिंग, गैस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिकल रिफॉर्म्स भी इसमें आए थे, वो नरसिम्हा राव लेड गवर्नमेंट ने लाए थे, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान फिजिकल रिफॉर्म्स में जैसे वो फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, ठीक है, इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हमने वो पढ़ा था ड्यूरिंग दिस फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो नाउ देन 9th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 97 टू 2002 चला था। तो इसमें सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन द इकोनॉमी, तो ये आया था। तो इसका जो थीम था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो सोशल जस्टिस आपको पता होगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा थ्रस्ट था। और इक्विटी का मतलब है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप मान लीजिए, देखिए ग्रोथ का आप मान लीजिए ये कोई केक है, ठीक है, केक। तो ग्रोथ का मतलब है केक के साइज को इंक्रीज करना है, केक का साइज इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इक्विटी का मतलब है इक्वल शेयरिंग ऑफ द केक, मतलब केक जो है इक्वली बटना चाहिए इन द सोसाइटी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल जस्टिस यहाँ इक्विटी का मतलब क्या हो गया, तो ग्रोथ हो गया इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक, मतलब अगर ग्रोथ है तो गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन उन गुड्स और सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी और दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस, ठीक है। मतलब एजुकेशन इंक्रीज करनी है, ज़्यादा कॉलेजेस, ज़्यादा स्कूल्स बनाने हैं, लेकिन हाँ उस एजुकेशन का क्या होना चाहिए, वो इक्वली शेयर होनी चाहिए सोसाइटी में, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी, राइट। नाउ देन 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 7 तक चला था। इसमें क्या था, टाइम फ्रेम आया था फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब कि जैसे टाइम फ्रेम कि हाँ इस प्लान में हम इतनी रिड्यूस करेंगे पॉवर्टी, एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को इतना इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए इसने इंक्रीज किया था लिटरेसी रेट 72%, मतलब टारगेट था कि 72% इंक्रीज करेंगे लिटरेसी ड्यूरिंग द प्लान, और उसके बाद प्लान के बाद अप टू 2012 80% इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये था इसका मोटिव। तो उसके बाद इसमें आया था FRBMA एक्ट,
फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो FRBM एक्ट मैंने आपको पिछली बार भी फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया में समझाया था, ठीक है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में मतलब ये था कि फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया को कैसे स्टेबलाइज रखना है, ठीक है, मतलब रिसीट्स वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए देन द रिसीट्स, ठीक है, जैसे फिजिकल डेफिसिट रिडक्शन, रेवेन्यू डेफिसिट रिडक्शन एटसेट्रा, ठीक है। नाउ देन 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक चला था। ओके, तो इसमें क्या था, देखिए इसमें पहली बार टर्म आई थी इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है वो ग्रोथ जो हर किसी के लिए हो, ऐसी ग्रोथ के मतलब हाँ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक, बट उसके साथ साथ वो इक्वली केक बटना भी चाहिए इन द सोसाइटी, ठीक है, मतलब कोई वो रिच पोअर के बीच का गैप नहीं रहना चाहिए, हर किसी को इक्वल शेयर मिलना चाहिए सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूडिंग एवरीवन, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंक्लूडिंग एवरीवन, रिच पोअर एवरीवन, ठीक है। तो टारगेट टू बी अचीव्ड बोथ बाय सेंटर एंड द स्टेट्स, ये टारगेट रखा गया था कि मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों इस फिजिकल इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करेंगी। तो इसमें पहली बार हाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसमें अप्रूव किया गया था, ठीक है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसमें देखिए अब तो धीरे धीरे डायरेक्टेड प्लानिंग में मैंने आपको क्या बोला, दैट इंडिकेटिव डायरेक्टेड प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग में धीरे धीरे अब जो है वो शेयर्स कम हो रहे थे गवर्नमेंट के आफ्टर प्लान दिस प्लान 7। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पब्लिक आउटले था, कितना 25%, मतलब अगर टोटल जो गवर्नमेंट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था उनका शेयर जो भी सेक्टर्स में थे 25% थे, लेकिन दैन की प्रीवियस 75%, मतलब प्रीवियस जब डायरेक्टेड प्लानिंग थी 75% शेयर्स गवर्नमेंट के पास थे वेरियस सेक्टर्स में, एनर्जी, कॉपरेशन, दिस टेलीकॉम, गैस। तो इसमें जो था मतलब सबसे ज़्यादा कम था पब्लिक आउटले, मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है शेयर्स कम हुए थे, खाली 25% तक रह गए थे, लेकिन प्रीवियस में कितना था 75%। तो इसने जो है नियो लिबरल पॉलिसी का भी उस पर भी ध्यान दिया था। तो नियो लिबरल पॉलिसी आपको पता होगा इट इज़ अ कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ पॉलिसी। तो नियो लिबरल और लिबरलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है, टोटली फ्री कंडीशंस, ठीक है, फ्री मार्केट कंडीशंस, ठीक है, फ्री मार्केट। लेकिन हाँ इस मार्केट में लिबरलिज्म का मतलब था कि जो है डेली आवर्स ऑफ वर्क, वर्कर्स के राइट्स, उनकी सिक्योरिटी या कितने आवर्स ऑफ वर्क वो काम करे, इसमें लिबरलिज्म में उस पर कोई थ्रस्ट नहीं था, मतलब स्टेट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना था इन द मार्केट, वट एवर दे प्रोड्यूस, जो वो चाहे प्रोड्यूस करे, और जो मार्केट में प्राइसेस, रेट्स एटसेट्रा वो डिमांड और सप्लाई पे फिक्स होनी चाहिए, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। लेकिन उसको रिप्लेस किया फिर नियो लिबरलिज्म ने। नियो लिबरल का मतलब था कि चलो आप मार्केट को खुला छोड़ दो, डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दो, लेकिन आप साथ साथ ये भी करो, नियो लिबरलिज्म में ये भी था कि साथ साथ रेगुलेशन भी रहे गवर्नमेंट का, मतलब लॉज रहे, ठीक है, लेबर लॉज, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग, मिनिमम वेजेस, वो कंसेप्ट भी वो भी साथ साथ रहे। तो दैट वाज कॉल्ड नियो लिबरल पॉलिसी, ठीक है, नियो लिबरल पॉलिसी। ओके, नाउ देन उसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं नीति आयोग को, ठीक है, मतलब देखिए ये अब कौन, ये बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको ये आए थे इन प्लेस ऑफ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे 8 जैसे है ऑब्जेक्टिव्स, तो वो फिर वो बाद में, वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको डेवलपमेंट में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। नाउ देन नीति आयोग में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जनवरी 1 2015। तो इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। तो नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ देन उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, नीति आयोग का आने का, फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब जो है कि मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच का कोऑपरेशन बढ़ जाए, तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नीति आयोग। तो इसके जो है 2 हब्स है, राइट, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। तो ये इसके 2 पार्ट्स आप मान सकते हो, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो और भी इसके कुछ जो है थोड़ा आप इसका देख लेना कि कौन कौन सी स्कीम्स इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, जैसे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू। तो इस तरह हमारी प्लानिंग जो है कंप्लीट हो गई ना। इसके बाद हम लिबरलाइजेशन पे जाएंगे, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।